नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 30 मार्च 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज की। 3 आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल तो वही माइनॉरिटीज़ वाला इशू है, वो ही कंटिन्यू है। कुछ एक दो नए पॉइंट हमें मिलेंगे, उन पॉइंट्स पर हम नज़र डालते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि लद्दाख में जिस तरीके से अभी डिफ़िकल्ट टेरेन रहता है, देखो वहाँ पे, तो उस केस में मिलिट्री ने डिमांड की है कि भाई हमें इस पिघलती हुई बर्फ़ की परिस्थितियों में जो मार्शी सिचुएशन बन रही है, मार्शी का मतलब जो कीचड़ जैसी सिचुएशन है या फिर परमानेंट स्नोई टेरेन है जहाँ पर परमानेंट बर्फ़ जमी हुई है, तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कि एक आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल हमें सप्लाई किया जाए। जिसका मतलब कि जैसे टैंक आपने देखे होंगे, बैटल टैंक, उनके जिस तरीके के व्हील होते हैं ना, जिसके चारों तरफ वो एक पूरा सर्कल सा लगा रहता है, फिर वो रोटेट होता रहता है, चेन सी, राइट। तो बोलो उस तरीके के व्हीकल हमें अवेल कराओ जिससे कि हम डिफ़िकल्ट टेरेन में भी इजीली आ जा सकें। तो देखेंगे, पूरी डिटेल लेंगे इसकी। एक यूएसए ने जो अभी नेपाल को ग्रांट दिया है, उसका चाइना पर क्या असर है जानेंगे। ये 3 आर्टिकल से पहले इनको देखेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे हम बाकी न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र डालेंगे। देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है रिकॉग्नाइजिंग माइनॉरिटी। आर्टिकल की शुरुआत की जा रही है यहाँ पर राइटर के द्वारा कि 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रहा था कि हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर जिनका नाम है जीबी पंत, पंडित जीबी पंत, उन्होंने ये कहा कि परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई है, पर चाहे कुछ भी हो, अब परिस्थितियाँ कैसी, बहुत चारों तरफ डिस्ट्रस्ट का माहौल, समाज पूरा बट चुका था, मारकाट मची पड़ी थी। तो जब सवाल उठा कि भाई माइनॉरिटीज़ का क्या किया जाए, माइनॉरिटीज़ को हम कैसे ट्रीट करें, तो सवाल ये था कि जब तक हम माइनॉरिटीज़ को सही तरीके से, सही ढंग से, संतुष्टिजनक तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक हम फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ अभी जो है माइनॉरिटीज़ के लिए कहीं ना कहीं रेलेवेंट रहती है आज के टाइम पे भी। तो बात ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई, जो आपको पता ही है, अश्वनी उपाध्याय के द्वारा, कि भाई कुछ स्टेट्स यूटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर जो हिंदूज़ हैं वो माइनॉरिटी में हैं, उनको माइनॉरिटी का कैटेगराइजेशन में डालना चाहिए और उनको उनका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो जो अभी एफिडेविट जो सबमिट कराया है गवर्नमेंट ने, उस एफिडेविट के कुछ एक्सर्प्ट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं राइटर के द्वारा। कि एक तो ये है कि बीजेपी ने ये कहा है, बीजेपी का मतलब हो गया जो करंट रूलिंग पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उन्होंने जो अभी दिया है अपना एफिडेविट, उसमें उनका ये कहना है कि मुस्लिम्स को माइनॉरिटी का कैटेगराइजेशन जो हमारे देश में मिला हुआ है, तो उस केस में हमें ये भी देखना होगा कि जिस पॉपुलेशन या जिस स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने उनको रिकॉग्निशन दिया हुआ है, तो उसी रिकॉग्निशन को हमें ध्यान में रखते हुए कश्मीर, लद्दाख, पंजाब या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या लक्षद्वीप, जहाँ पर इस पिटीशन में नाम दिया हुआ है कि हिंदूज़ जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं, उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा कि स्टेट जो है वो अपने हिसाब से इसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले भी देखो, ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरीके की डिमांड रखी जा चुकी है नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के सामने, पर उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर RRCSP, दैट मीन्स रेस, रिलीजन जो है, उसके आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दोगे, आर्टिकल 15 ये कहता है। पर आप यहाँ पर क्या करते हो कि माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करके उनके लिए कुछ बेनिफिट के लिए स्कीम्स अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आर्टिकल 15 का कोई वायलेशन नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर इक्वालिटी को प्रमोट करते हो। तो इक्वालिटी की बात अगर करें तो सबको समान तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बट जो लोग ऑलरेडी बैकवर्ड हैं उनको आप इक्वल ट्रीटमेंट देकर के कैसे है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रमोट करोगे। तो ऐसे में जो लोग पहले से परेशान हैं, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना पहले से करता रहना पड़ रहा है, या फिर परिस्थितियाँ अभी एडवर्स हो गई हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में माइनॉरिटीज़ को अगर कहीं पर सपोर्ट दिया जाता है वेलफेयर स्कीम्स के आधार पर, तो आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं है। साथ में गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि माइनॉरिटीज़ के लिए वेलफेयर की अगर बात करें, या फिर हमारी सोसाइटी में जो भी वीक सेक्शंस हैं
उनकी वेलफेयर या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 38 और 46 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हैं कि भाई आप वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की वेलफेयर का काम करोगे। तो ऐसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 38 और आर्टिकल 46 ये मिला करके ये कहते हैं कि अगर माइनॉरिटीज़ के लिए वेलफेयर के लिए कोई काम किया जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं है। गवर्नमेंट ने ये अपने एफिडेविट में बात कही। फिर इसके बाद में गवर्नमेंट ने जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992, कल 1993 आ रहा था, एक बार इसको जस्ट वेरीफाई कर लेना आप, राइट। तो ऐसे में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट जो है उसके अंदर, उसके तहत जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको सेटल करना, ये सारे प्रोविज़न ऑलरेडी किए हुए हैं। तो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो ये एक्ट आया था 1992-93 में, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। फिर आया था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूशंस एक्ट, ये 2005 में आया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखो, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में प्रोविज़न्स किए हुए हैं। आर्टिकल 29 में तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो भी लोग हैं वो अपनी कल्चर, अपनी जो अपना कल्चरल सिस्टम, अपना एजुकेशनल सिस्टम, अपनी लैंग्वेज है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं। दूसरी तरफ आर्टिकल 30 ये कहता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी अपनी एजुकेशनल सिस्टम को प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर प्रोविज़न बहुत है। सवाल ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है वो कौन है। तो एक तो देखो रिलीजियस माइनॉरिटी है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, मतलब एक तो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी का टैग मिलता है, एक भाषा के आधार पर माइनॉरिटी का टैग मिलता है। अब सवाल ये है कि जब एनसीएम के पास में, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, इनके पास में भी अश्वनी उपाध्याय की 2019 में एक रिक्वेस्ट गई थी, पर उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था कि भाई हिंदूज़ को जो है वो माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए। देखो 1992 का ये जो नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ है ना, इसने 1993 में नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया था जिसके तहत ये था कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स एंड पारसीज इनको माइनॉरिटी कंसिडर किया जाएगा। फिर उसके बाद में जैन्स को भी कंसिडर करने की बात की गई थी, पर जैन्स के लिए फिर बाद में बहुत सारा हाईलाइट हुआ था मुद्दा। फिर बाद में आप देखते हो कुछ स्टेट्स है जहाँ पर जैन्स को माइनॉरिटी कंडीशंस में रखा जा रहा है। इसके अलावा ये है कि जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, ये जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत ये जो प्रोविज़न किए गए थे, कौन से, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसीज, इनको माइनॉरिटी का जो स्टेटस दिया गया या फिर जो नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्ट्रा वायरिस बोला गया, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एकदम प्रॉपरली नहीं हो रहा है। पर फिर भी अगर देखा जाए तो जिनके साथ में जो हमारे सोसाइटी के बैकवर्ड सेक्शन है उनको प्रमोट करने के लिए अगर थोड़ी बहुत एडिशनल बेनिफिट दिए जाए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके अलावा 1992 के यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, उसमें भी ये प्रोविज़न है कि भाई आप माइनॉरिटीज़ जो है उनके वेलफेयर का काम करोगे। अब सवाल ये आ जाता है कि यहाँ पर देखो 1992 का यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन भी हो गया, 1992 का हमारे पास में खुद का नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ भी अवेलेबल है, 2005 का नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी अवेलेबल है। आर्टिकल 15 के तहत भी डिस्क्रिमिनेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आर्टिकल 36 यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमने अभी बात की थी, आर्टिकल 38 एंड 46 दोनों सोसाइटी के वीकर सेक्शन को सपोर्ट देने की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंशन की गई किसमें, एफिडेविट में। फिर बात आ जाती है माइनॉरिटी किसको बोलोगे। कल हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेफिनेशन दी हुई नहीं है माइनॉरिटीज़ की। अब इसके लिए अलग अलग आर्ग्यूमेंट आते हैं। नंबर 1, नंबर्स के हिसाब से कि भाई जो मेजोरिटी में कम्युनिटी है उसके कंपैरिजन में दूसरी जो कम्युनिटी के लोग जिनके पॉपुलेशन नंबर्स कम है उनको माइनॉरिटी बोल दिया जाता है। एक तो डेफिनेशन ये आती है। दूसरी डेफिनेशन ये आती है कि माइनॉरिटी डेफिनेशन कि भाई उनकी सोसाइटी में क्या डोमिनेंस है, कि भाई पकड़ कितनी है पॉलिटिक्स में या जो भी सिस्टम चलता है उस सिस्टम में, तो बोलो उनको माइनॉरिटीज़ बोल दिया जाए। तो ऐसे में सवाल ये है कि न्यूमेरिकल साइज और डोमिनेंस के हिसाब से अगर आप देखो कि जिनकी भी सोसाइटी में डोमिनेंट रोल नहीं है उनको आप माइनॉरिटी डिक्लेयर करो, तो ऐसे में आप एक चीज़ बताओ कि इनमें कॉन्ट्राडिक्शन बहुत सारे आते हैं। न्यूमेरिकल साइज पे तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि साउथ अफ्रीका में अपार्थेड का इशू था, रंग भेद का, तो वहाँ पर रंग भेद कौन चला रहा था, जो गोरे लोग थे वो। अब गोरे लोग तो वहाँ पर खुद माइनॉरिटी में थे अगर नंबर्स की बात करें, जबकि दूसरी तरफ जिनके ऊपर वो एट्रोसिटी करते थे जिनमें मेन थे ब्लैक्स,
ठीक है। और उन ब्लैक्स के साथ में जो कलर डिस्क्रिमिनेशन होता था, ब्लैक्स नंबर में ज़्यादा थे, तो नंबर कम होने का मतलब ये नहीं है कि किसी की डोमिनेंस नहीं है, या फिर नंबर ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि उनको सभी अधिकार मिलते हैं। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हो कि हाँ जी न्यूमेरिकली जिनके नंबर्स कम हो उनको आप माइनॉरिटी बोल दो। फिर बात आती है डोमिनेंस की। डोमिनेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमारे यहाँ पर जिनकी डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस अलग अलग एरिया में कई ऐसे, यही बात आ गई डोमिनेंस वाली पॉइंट की बात रिपीट कर लो, चाहे कि साउथ अफ्रीका का जो अपार्थाइड केस है इसमें क्या चीज़ आ रही है कि जो माइनॉरिटी में है उनका डोमिनेंस है, और जिनका डोमिनेंस नहीं है क्या उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। इसके लिए पॉइंट ये आ रहा है कि जो लोग डोमिनेंट नहीं है, जिनकी पॉपुलेशन भी कम है, क्या उनको माइनॉरिटी कैटेगराइजेशन नहीं मिलना चाहिए। अब इसमें तो आप देखो कि नंबर भी कम है, डोमिनेंस भी नहीं है, उसके बावजूद भी उनको माइनॉरिटी का टैग मिला हुआ है। मतलब ये है कि डोमिनेंस का मतलब ये हो गया रेलेवेंस, और कहीं ना कहीं वो जो कम्युनिटी है जिनका कॉम्बिनेशन अगर हम पॉपुलेशन देखें वो तो है कम, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ पॉपुलेशन तो है कम, और डोमिनेंस की बात करें तो पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी डोमिनेंस ठीक ठाक है, इतनी कम भी नहीं है, फिर भी उनको माइनॉरिटी का टैग मिला हुआ है, जैसे कि पारसीज हमारे देश में। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है कि हम केवल न्यूमेरिकल साइज या फिर डोमिनेंस इसके बेसिस पे ही हम डिफाइन करें माइनॉरिटीज़ को, तो ये बोला हमारे लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर देता है। हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का ही एक कैटेगराइजेशन है, बट सवाल ये आता है क्या माइनॉरिटीज़ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस बेसिस पे ही है? एलजीबीटी कम्युनिटी ये भी तो माइनॉरिटीज़ हैं, सेक्सुअल माइनॉरिटी, इनको क्यों नहीं रिकॉग्निशन मिलता? ठीक है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक्सेप्ट भी किया है कि स्टेट में, जिस भी स्टेट में 50% से कम पॉपुलेशन की जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनको आप माइनॉरिटी कंसिडर कर सकते हो। दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में एक स्टेटमेंट दिया जिसमें ये कहा कि 50% से कम पॉपुलेशन वाले जो भी मतलब कम्युनिटीज़ हैं, मतलब एक कम्युनिटी तो हो जाएगी कौन सी जो मेजोरिटी है उसकी, तो बोल दो कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है, बाकी बचे हुए जो भी हैं जिनकी पॉपुलेशन 50% से कम है, आप उनको आप कह सकते हो कि हाँ जी वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में कंसिडर होंगे और वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रमोट कर सकते हैं। ये आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली। तो ये डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से दे दी, पर अभी तक भी इस पर कहते हैं ना कि सॉलिड वाली डेफिनेशन वो अवेलेबल नहीं है। डिफरेंट जजमेंट्स की बात करें, केरला एजुकेशन बिल 1958, इसमें 7 जजेस की बेंच ने एक डिस्ट्रिक्ट को माइनॉरिटी स्टेटस देने के लिए यूनिट के तौर पे कंसिडर नहीं किया था। मतलब ये था कि केरला में 1958 की बात है, रिजर्वेशन देने के लिए डिस्ट्रिक्ट को भी एक यूनिट के तौर पे कंसिडर करने की बात की थी कि हाँ भाई एक डिस्ट्रिक्ट में भी जिनके नंबर्स कम हो उनको आप ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के तौर पे कंसिडर करके उनको आप फ़ायदा पहुँचा सकते हो। फिर इसके बाद में TMA पाई फाउंडेशन का जो केस है 2003 का, इसके बारे में हमने कल देख ही लिया था कि स्टेट के हिसाब से स्टेट जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। इसके अलावा DAV कॉलेज का जो केस था 1971 वाला, कल हमने देखा था, इसमें भी क्या बताया था कि हिंदूज़ को माइनॉरिटी का टैग मिला हुआ है, जैसे कि आर्य समाज के जो हिंदूज़ हैं उनको अपने इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, पर वो इंस्टीट्यूशनल प्रोविज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब अगर वेलफेयरिज्म की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इशू आता है। फिर राइटर ये कहते हैं कि जो तमिल ब्राह्मण्स हैं उनको भी माइनॉरिटी के तौर पे कंसिडर किया जाता है। जो भी तमिल ब्राह्मण्स हैं जो तमिलनाडु में नहीं है और तमिलनाडु के बाहर अगर कहीं पे भी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर खोलना चाहें तो उनको माइनॉरिटी का टैग मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ओवरऑल अगर देखी जाए तो। अब इसमें क्या आउटकम निकलता है वो देखने का है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इतनी डिटेल दी हुई है, माइन्यूट डिटेल्स। वो माइन्यूट डिटेल्स अगर आप लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ आप अंडरस्टैंड करो। बाकी जो मेन चीज़ें थी वो हमने कल अच्छे से कवर कर ली थी। फिर यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि एक तो होता है जो एग्जिस्टिंग धर्म है, एग्जिस्टिंग रिलीजन है, और एक नए धर्म अभी बने हैं। तो सवाल ये है कि माइनॉरिटी का टैग कौन से धर्म के लोगों को मिलेगा। तो आर्टिकल 25 है, ये इस तरीके की मतलब फ्रीडम जो है रिलीजन को देता नहीं है कि हाँ जी ये मतलब इस तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है
कि जो एग्जिस्टिंग रिलीजन है केवल उन्हीं को आप माइनॉरिटी के तौर पे कंसिडर करोगे। अगर नया कोई रिलीजन बनता है और उसके लोग भी अगर माइनॉरिटी की डिमांड करते हैं, और माइनॉरिटी की डिमांड में बहुत सारी सर्कमस्टांसेस देखी जाती है, नंबर्स भी देखे जाते हैं, डोमिनेंस भी देखी जाती है। डोमिनेंस होने के बाद में उनकी जो सिस्टम में उनके जो कल्चर है या उनकी जो सिस्टम है उनका खुद का, उसका कितना इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स पे, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसे में देखो रेशियल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, ये बहुत सारे इश्यूज आते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए फिर माइनॉरिटी का टैग मिलता है। तो ऐसे में पॉइंट तो एक ही ये बोल रहे हैं राइटर कि ऐसी बात नहीं है कि हिंदूज़ को माइनॉरिटी का टैग नहीं मिला हुआ है। अलग अलग एरियाज़ हैं जहाँ पर माइनॉरिटी टैग मिला हुआ है, जैसे कश्मीर में, पंजाब में और नॉर्दर्न ईस्टर्न के कुछ स्टेट्स में हिंदूज़ को माइनॉरिटी का टैग ऑलरेडी मिला हुआ है। अब बात ऐसी है कि अभी क्या 4 हफ्ते का टाइम दिया है देखो गवर्नमेंट को, 4 हफ्ते के बाद में क्या आउटकम आता है तब देखेंगे, क्योंकि ये मुद्दा इतना खिंचता चला जा रहा है, कितनी डिटेल ले लो, पॉइंट्स हमारे पास में जितने लिमिटेड होंगे अच्छा रहेगा। तो मेन जो चीज़ें कुछ रिवाइज हुई होंगी और कुछ आपको एडिशनल कुछ मिला हो तो वो लिख लो। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है मिलिट्री ऑफ राडार फॉर मार्शी एंड स्नोई टेरेन। देखो इंडियन मिलिट्री ने एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन डाली है जिसमें ये कहा गया है कि भाई हमें जो है आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स की सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि लद्दाख और कच्छ रीजन में हम हमारी जो कह सकते हैं ना हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो ईजीली कर सकें। अब सवाल ये कि आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल क्या होते हैं। देखो आर्टिकुलेटेड का मतलब हो गया सिस्टम के हिसाब से अपने आप को आर्टिफिशियली अपने हिसाब से मैनेज कर सके। ऑल टेरेन का मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी ज़मीन हो, ठीक है, उबड़ खाबड़ है या फिर स्नोवी है या मार्शी है जहाँ दलदल होता है, इस तरीके की परिस्थितियों में वो आराम से चल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल? ये 2 केबिन व्हीकल होते हैं जो कि एम्फीबियस कैरियर होते हैं। एम्फीबियस का मतलब हो गया कि सूखी एकदम ज़मीन है, जैसे डेजर्टिक एरिया है, तो वहाँ पर व्हील वाले जो व्हीकल होते हैं ना वो चलाने मुश्किल होते हैं। तो ऐसे में ये ऑल टेरेन व्हीकल होते हैं ना, ये पॉसिबल हो पाता है। इसमें आप देख सकते हो जैसे मैंने बताया था, ये देखो ये वाले वो होता है, ये नॉर्मल जो बैटल टैंक्स होते हैं ना उसकी तरीके का इनका व्हील सिस्टम होता है, जो इनके पहिए होते हैं उस तरीके के होता है। तो ये आराम से स्नो, डेजर्ट या फिर मार्शी एरिया में ईजीली मूव कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी तक अगर देखें तो RFI के हिसाब से मार्च 25 को ये RFI डाली गई थी, जिसमें ये बोला है आर्मी ने कि हमें 18 इस तरीके के व्हीकल्स की ज़रूरत है, जिनमें 12 तो हम डिप्लॉय करेंगे नीमू लद्दाख वाले एरिया में जो कि स्नो बाउंड टेरेन है, और 6 हम डिप्लॉय करेंगे भुज, दैट मीन्स कच्छ, रन ऑफ कच्छ में, ठीक है, जहाँ पर दलदली एरिया है, बहुत ज़्यादा मार्शी एरिया है। तो इसमें देखो RFI जो है, जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, इसमें यही बात है कि 18,000 की फीट के ऊपर चलना और फिर एकदम से दलदली एरिया में, रेतीले एरिया में चलने के लिए इस तरीके के व्हीकल चाहिए होते हैं, क्योंकि व्हील बेस्ड जो पहियों पे आधारित जो व्हीकल होते हैं वो अच्छे से चल नहीं सकते। फिर बात आती है मैन्युफैक्चरर कौन है। देखो अभी तक आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स की अगर बात करें तो एक कंपनी है द नाशु व्हीकल, फिनलैंड की। इसके द्वारा बनाए हुए जो व्हीकल्स है ना, ये ऑल टेरेन व्हीकल, ये फिनिश मतलब फिनलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और US की आर्मीज यूज़ कर रही हैं। इसके अलावा एक है बैंडवैगन 206 जो कि स्वीडिश कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है, और ये भी अलग अलग एरियाज़ में स्वीडन की खुद की आर्मी है वो यूज़ करती है। इसके अलावा ब्रिटिश और US मिलिट्रीज़ हैं वो भी बैंडवैगन 206 का यूज़ करते हैं। रशियन आर्मी वो DT-30 विटियाज और द गैज 3344 इसको यूज़ करती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जहाँ जहाँ पर भी डिफ़िकल्ट टेरेन वाली सिचुएशन है, जहाँ पर उनको अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, तो उनमें वेस्टर्न कंट्रीज़ और रशिया जैसे कंट्रीज़ के पास में ऐसे व्हीकल्स अवेलेबल हैं, और इन्हीं व्हीकल्स की डिमांड अभी हमारे यहाँ पर आर्मी के द्वारा रखी गई है कि भाई हमें भी इसकी ज़रूरत है, हम भी कहीं ना कहीं इन सिचुएशन में फंसे रहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नेपाल को जो अभी USA ने ग्रांट दिया है उसका क्या असर है। तो सीधी सी बात एक ही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नेपाल ने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, पर अभी जितना एंथुजियाज्म दिखाना चाहिए उतना नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए दिखा नहीं रहा है। ये चाइना का एम्बिशियस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को या मल्टी प्रोजेक्ट या बिलियन डॉलर का एक बड़ा प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत अलग अलग ब्रांचेज में काम कर रहा है, ठीक है। अब नेपाल ने भी देखो साइन कर लिए थे इस एग्रीमेंट को। फिर उसके बाद में अभी देखें, उस टाइम पर तो थी KPS ओली की सरकार,
ठीक है, KPS ओली की सरकार, जो कि नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अभी जो सरकार चल रही है वो नेपाल में उनकी चल रही है, देउबा की। ठीक है, तो वो थोड़े से देउबा, अभी करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, वो थोड़ा सा USA की तरफ टिल्ट रखते हैं। तो इस केस में अभी क्या है, USA ने प्रपोजल दे रखा था $500 मिलियन का। उस प्रपोजल को कई दिनों तक लटकाए रखा। फिर बाद में जब डेड एंड आ गया था ना कि हाँ, USA ने ये कह दिया कि भाई आप इस प्रपोजल में ये जो हमने $500 मिलियन का आपको सपोर्ट दिया है ना, या आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हमें एक बार अपने बायलैटरल जो रिलेशंस है उसको हमें रिव्यू करना पड़ेगा। तो आप देखो, चाइना इस चीज़ को लेकर के बड़ा कंसर्न है कि भाई USA जैसे कंट्रीज़, या फिर इंडिया, या फिर ब्रिटेन, या यूरोपियन कोई भी कंट्री, नेपाल जैसे कंट्रीज़ जहाँ पर चाइना ने अभी कुछ सालों में अपनी पकड़ बनाई है, तो वहाँ पर क्यों अपनी पकड़ को वीक होने दे। ठीक है, तभी आप देख सकते हो 3 दिन की विजिट पर वैंग यी, चाइनीज़ फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, वो नेपाल की विजिट पर हैं। ठीक है, इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं नेपाल में। ठीक है, जिसमें काठमांडू के आसपास में जो रेलवे ट्रैक है वो बिछानी, वो चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, बाकी तो ज़्यादा ओपिनियन की चीज़ें बताई जा रही है, ज़्यादा इतना कोई कहते हैं ना फैक्चुअल चीज़ें हैं नहीं जो हमारे काम आए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन कर लिया नेपाल ने, ये हो गया था हमारा। बस मेन चीज़ें थी वो यही थी। अच्छा, चाइना की रिलेशनशिप नेपाल में कब से बननी शुरू हुई? देखो, 1980s के टाइम पे इंडिया ने ब्लॉकेड लगाए थे। 1980s का टाइम हो गया, इंदिरा गांधी राजीव गांधी की सरकार की बात चल रही है। तो उस टाइम पर ब्लॉकेड लगाए थे ना, तब चाइना और नेपाल के रिलेशन थोड़े से बढ़ने शुरू हुए थे कि भाई हमें ट्रेड करने के लिए इंडिया की बहुत ज़्यादा कॉपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है और इंडिया हमें ब्लॉक कर रहा है, हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट दो। तो उस टाइम पर तो चाइना देखो इतना ज़्यादा विलिंगनेस नहीं शो करता था कि हाँ जी हम आ करके और नेपाल की ज़मीन पर बैठे आए और वहाँ पर अपनी इन्वॉल्वमेंट दे। पर अभी जब से 2015 में जब से हमने ब्लॉकेड लगाया था ना, ठीक है, तब से अब चाइना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो है ये 1980 से शुरू हो गया था रिलेशन, अभी कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, पहले आपको पता है नेपाल में मोनार्की थी, मोनार्की के साथ रिलेशनशिप ठीक थे, पर डेमोक्रेसी आई है ना, तब से भी थोड़ा सा अलर्ट हो रहा है नेपाल कि एक और पड़ोसी डेमोक्रेटिक अगर कंट्री हो गया तो चाइना तो आइडियोलॉजिकली देखा जाए तो कम्युनिस्ट कंट्री है, तो कम्युनिज्म को कैसे प्रमोट कर पाएगा फिर वो। ये सारे इश्यूज है जिनके चलते कहीं ना कहीं चाइना जब भी कोई नया डेवलपमेंट होता है, ठीक है, नेपाल में, तो उसको लेकर के कंसर्न रहता है। आगे चलते हैं। फिर अगली न्यूज़ है कि रशिया और यूक्रेन के जो डिप्लोमेट्स हैं वो प्रेसिडेंट रेसेप तैयप अर्दोआन, टर्किश प्रेसिडेंट, उनकी मीडिएशन के बेसिस पे अभी बातचीत चल रही है इस्तांबुल में। तो ऐसे में एक आउटकम निकलने की तरफ, कहते हैं ना, एक कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें यूक्रेन ने ये कह दिया कि हम न्यूट्रल स्टेटस के लिए कंटिन्यू करेंगे। न्यूट्रल स्टेटस का मतलब हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे और रशिया के जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको देखा जाएगा। और रशिया ने ये कहा कि हम जो है, हमारी जितनी भी पकड़ है अभी यूक्रेन की जितनी भी ज़मीन पर है उसको हम रिड्यूस करेंगे। तो इस मीटिंग में अभी तक किस स्टेज तक पहुंची है ये मीटिंग? इसमें एक तो ये है कि क्रीमिया वाला एरिया जिसको रशिया ने हड़प लिया था, उसमें 15 साल के बाद में, मतलब 15 साल तक एक प्रॉपर प्रोसेस होगा और उस एनेक्सेशन को फिर फाइनलाइज कराने के लिए रेफरेंडम होगा। एक तो ये पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है मीटिंग का कि 15 साल तक ऑब्जर्वेशन में देखा जाएगा कि भाई क्रीमिया के लोग रशिया के साथ ही रहना चाहते हैं या फिर यूक्रेन में शामिल होना चाहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि जो लुहांस और दोनेत्स्क वाले रीजन में जहाँ पर प्रो रशियन लोग रहते हैं, उनकी लिबरेशन के लिए रशिया डिमांड कर रहा है कि भाई इनको आप सेपरेट करो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की है यूक्रेन ने। ये तीसरा पॉइंट ये कि भाई यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन करेगा कि नहीं, तो सवाल का जवाब ये है कि यूक्रेन ने ये कह दिया कि हम न्यूट्रल स्टेटस के लिए तैयार हैं, पर हमें नेटो के जैसा ही एक ग्रुप हमें बनाने की ज़रूरत है जिससे कि हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। मतलब ये कि जो बुडापेस्ट में पहले जो मीटिंग हुई थी, बोलो उन मीटिंग्स में हमें दिलासा तो दे दिया गया था कि जी आपके साथ में कुछ बुरा करेगा कोई भी, अगर बड़ा कंट्री फॉर एग्जांपल रशिया, तो उस केस में हम आपको बचाने के लिए आ जाएंगे, पर आज कोई नहीं बचाने आया।
तो एक नेटो जैसा एग्रीमेंट चाहिए जिसमें अलग अलग कंट्रीज, उनके नेम यहाँ पर बताए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, कनाडा, इजराइल, पोलैंड, टर्की। बोले ये कंट्रीज़ हमें गारंटी दे कि कल को ना रशिया फिर से अटैक करे तो आप हमें डिफेंड करने के लिए आओगे। ठीक है, ये प्रोविज़न एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि नेटो एग्रीमेंट है ना 1949 का, उसका आर्टिकल 5 है जो ये कहता है कि अगर किसी भी नेटो मेंबर के ऊपर अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि पूरे नेटो मेंबर्स पे एक साथ अटैक हुआ है। तो ऐसे में एक मिलिट्री अलायंस है ना, तो बोला इसी तरीके का एक हमें मिलिट्री अलायंस चाहिए जो कि हमारी सिक्योरिटी की गारंटी दे। हाँ, इसमें कोई इजराइल या फिर कनाडा, पोलैंड, टर्की ही नहीं, अगर चाहे तो रशिया खुद भी आ सकता है, यूएस भी आ सकता है, ब्रिटेन, जर्मनी को भी हम और इटली को भी इन्वॉल्व करने के लिए रेडी हैं। तो इस तरीके की बातें अभी चल रही है। अब देखने वाली बात है कि क्या आउटकम अभी तक निकलता है। ठीक है, एक चीज़ आपको नोटिस करने वाली है वो ये कि यूक्रेन में जहाँ जहाँ पर भी रशियन आर्मी मिलिट्री ने कैप्चर किया था वहाँ पर यूक्रेन के लोगों ने और यूक्रेन की मिलिट्री ने भी अच्छा जवाब दिया है। कुछ टेरिटरीज तो रीगेन कर ली गई है यूक्रेन के मिलिट्री के द्वारा। तो ऐसे में देखो कॉन्फ्रंटेशन भी है एक तरफ और दूसरी तरफ नेगोशिएशंस भी अभी चल रहे हैं। तो ये स्टेटस है अभी। आगे चलते हैं। मेघालय और असम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट था। उस बॉर्डर डिस्प्यूट में लगभग 12 स्पोर्ट्स ऐसे थे जहाँ पर इशू आ रहा था। तो उन 12 में से 6 को तो देखो सॉर्ट आउट कर लिया है। देखो असम से मेघालय अलग हुआ था 1972 में, तब से लेकर अभी तक लगभग 12 ऐसे एरियाज है जहाँ पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट था। तो ऐसे में अब आप देख सकते हो कि असम में और मेघालय में जो गवर्नमेंट चल रही है उनको लीड कर रहे हैं इधर तो हिमंत बिस्वा शर्मा असम में, और मेघालय में कोनार्ड के संगमा। इन दोनों के बीच में फिर होम मिनिस्ट्री में यहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ है। अभी ये 6 जगह जहाँ जहाँ पर अभी नेगोशिएशंस फाइनल हो गए, एग्रीमेंट साइन हो गया है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो सॉर्ट आउट हो गया है, उनके नाम हम देखते हैं। तो टोटल 12 में से 6 हैं हाहिम, गिजांग, ताराबारी, बोकलापारा, इसी तरीके से खानपारा, पिलिंकाता और एक है राताछेरा। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। इनका जो डिस्प्यूट है वो अभी फाइनल हो चुका है, सॉर्ट आउट हो गया है। टोटल टेरिटोरियल जो एरिया था जिसकी डिस्प्यूट चल रही थी वो था 36.79 स्क्वायर किलोमीटर। उसमें से 18.51 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया असम को और 18.28 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया मेघालय को, मतलब बीच का रास्ता निकाला गया है। तो ये है मेन पॉइंट। इसके आगे चलते हैं। राजस्थान में टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सरिस्का। वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया में आग लगी है। तो उसको देखो बताने को तो ये बताया जा रहा है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा कि आज का मतलब 30 तारीख को इसको कंट्रोल में कर लिया जाएगा। तो ये देखो क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल है, ये किस तरीके से वेजिटेशन जो है वो सूख जाती है और आग जल्दी से पकड़ लेती है। यहाँ पर देखो ST14, ST17, ST23 ये टैग दिए हुए टाइगर्स हैं वो रोम करते हैं। लगभग 27 ऐसे टाइगर्स हैं जो कि यहाँ पर पूरे फॉरेस्ट एरिया में रोम करते हैं। उनमें से ये टाइगर्स पर्टिकुलरली हैं जो कि इस एरिया में रोम करते हैं। तो सवाल ये है कि ये बचे हैं कि इनकी डेथ हो गई, क्या है वो अभी टाइम बताएगा जैसे आग बुझेगी उसके बाद में। तो एक तो ये ध्यान रखें सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, अलवर राजस्थान में। इसके आगे एक टाइगर रिजर्व और जिसकी बात अभी की जा रही है वो है, आगे देखते हैं, यहाँ पर है कुंभलगढ़ रिजर्व, जिसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करवाने के लिए डिमांड की जा रही है। तो ऐसे में जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके पास में ऑलरेडी लेटर भेजा हुआ है कि भाई आप इसको अप्रूवल दे दो। कुंभलगढ़ रिजर्व जो है वो राजस्थान के राजसमंद में है, तो इसको टाइगर रिजर्व की टैग की डिमांड की जा रही है। तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। बस आपको क्या करना है, अब NTCA के बारे में UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। आगे चलते हैं। फिर इसी सेम पेज पे है कि नरेगा के वेजेस जो हैं वो रिवाइज़ किए गए हैं और 34 स्टेट्स में से 21 तो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जो इंक्रीमेंट हुआ ना वेजेज में वो सिर्फ 5% या उससे भी कम है। तो अब आपको क्या करना है, नरेगा स्कीम के बारे में पूरी डिटेल ले लेनी है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1। और इसके बारे में थोड़ी ब्रीफिंग अगर देखें तो यहाँ पर बताई जा रही है, यहाँ पर एक सेकेंड, यस, नरेगा में जब भी वेजेस को रिवाइज़ किया जाता है ना तो उसके पीछे एक इंडेक्स यूज़ किया जाता है और उस इंडेक्स का नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, तो गाँव में जो लोग काम करते हैं नरेगा के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में तो उन्हीं के लिए तो ये वेजेस रिवाइज़ किए जाते हैं।
तो वहाँ पर एग्रीकल्चर लेबर के लिए जो महंगाई का स्तर चल रहा है ना, उसी के हिसाब से ये रिन्यू किए जाते हैं या फिर रिवाइज़ किए जाते हैं वेजेस। तो ऐसे में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ भाई, नरेगा में जो वेजेस रिवाइज़ किए जाते हैं वो किस बेसिस पे होता है, एक पॉइंट तो ये। और जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उस मिनिस्ट्री के द्वारा ही ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। 2005 से नरेगा है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, और अभी कोविड के टाइम पे एक रामबाण की तरह काम किया है नरेगा ने, जिसमें लोगों के पास में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई, तो तब जा कर के मतलब जब शहरों से मजबूरन गाँव में जाना पड़ा था, रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, तब नरेगा ने जॉब अच्छी दी थी। तो नरेगा के बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ोगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग में, बिम्स्टेक की मीटिंग में गए हुए हैं श्रीलंका। तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं वो ये, एक तो यूक्रेन में बोला है पीस स्टैब्लिश होनी चाहिए चाहे कोई भी कंडीशन हो। दूसरा, कोविड-19 की वजह से जितनी मुश्किलें पैदा हुई हैं, उन मुश्किलों में जब ये बिम्स्टेक, दैट मीन्स बे ऑफ बंगाल के साथ में जो अपनी कोस्टल लाइन शेयर करने वाले कंट्रीज़ हैं, ये सब मिलके काम करेंगे तो बोला प्रॉब्लम, हार्डशिप को हम ठीक कर सकते हैं। कारण क्या है, देखो कि जिस तरीके से अभी यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस चल रहा है, उस क्राइसिस का असर ये है कि श्रीलंकन इकोनॉमी कितनी बर्बाद हो चुकी है, हम भी कितनी महंगाई की मार में अभी आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा गया कि जब हम सब मिलकर के रीजनल जो पावर्स हैं वो एक दूसरे के साथ एंगेज करेंगे, तो इंटरनेशनली कहीं पर कोई भी डिस्ट्रप्शन आए तो उसकी वजह से हमें कम से कम कोई शॉक तो ना लगे, तो उससे बचने के लिए हमें कॉपरेशन करना होगा। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, इसमें टोटल जो कंट्रीज़ हैं उनमें से एक तो इंडिया, एक श्रीलंका है ही, इसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, तो टोटल 7 मेंबर्स कंट्री इसके हो जाते हैं। और ये सातों वो कंट्रीज़ हैं जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बे ऑफ बंगाल से कॉस्ट शेयर होती है। साथ में ये भी इसमें एग्रीमेंट हुआ है कि जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि आपने एक तो सागर इनिशिएटिव का नाम सुना होगा। ठीक है, तो सागर इनिशिएटिव में बोला हम साथ मिलकर के काम करेंगे। नेबरहुड फर्स्ट की जो हमारी पॉलिसी है, ये सारे के सारे कंट्रीज़ हमारे नेबर्स हैं, तो बोला हम इनके साथ में और ज़्यादा एंगेज करेंगे। या फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जब डिजास्टर के टाइम पे दी जाती है ना, HADR, उस सिचुएशन में हम कोलैबोरेट करेंगे। साइबर इशू को लेकर के बातचीत हुई है। साथ में ये भी कहा गया है कि बिम्स्टेक पार्टनर्स जो भी कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI उसको ज्वाइन करना चाहे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो ये जो नाम आ रहा है ना, इनके बारे में आपको रिसर्च जरूर करनी है। ठीक है, CDRI के बारे में, सागर इनिशिएटिव है उसके बारे में, HADR सिचुएशन के बारे में, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में थोड़ी आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर गेन कर लेना। ठीक है, और बिम्स्टेक के बारे में आपको पढ़ना है ही। जब इतनी बातें हमने कर ली तो बिम्स्टेक को तो हम कैसे भूल सकते हैं। तो बिम्स्टेक के बारे में भी आपको UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आगे चलते हैं। फिर इकोनॉमी पेज पे अगर हम नज़र डालें तो देखो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, इनमें 2 ऐसे इंसिडेंट आए हैं जिनमें आप देख सकते हो आग पकड़ ली स्कूटर ने। एक तो ओला का S1 जो प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है, उसमें आग लगती हुई आग लग गई। और एक वेल्लोर तमिलनाडु का इंसिडेंट है, वहाँ पर एक 2 व्हीलर स्कूटर जो कि ओकिनावा कंपनी का था, उसमें भी आग लग गई, जिसकी वजह से एक मैन और उसकी बेटी की डेथ हो गई। तो अब क्या है कि इस पूरे सिस्टम को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके के इंसिडेंट अगर आ चुके हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम जाना तो चाहते हैं, पर इस तरीके से ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर न्यूज़पेपर में हम देखें यहाँ पे इकोनॉमी पेज पे, तो बस एक तो ये न्यूज़ है कि फेडेक्स के अब नए CEO के तौर पे अपॉइंट हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो राज सुब्रमण्यन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखें आप। रशिया यूक्रेन जैसे ही बातचीत शुरू हुई है, नेगोशिएशन, तो ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी लहर दौड़ पड़ी है, ये बता दिया बस। और तो कुछ एक भी चीज़ इतनी काम की नहीं है। फिर आ जाओ वर्ल्ड पेज पे चीज़ें बातचीत की वही चल रही हैं, बिल्डिंग तोड़ फोड़ हो ही गया, कुछ खास नहीं है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है ये कि जो बाइडेन ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए $1.8 बिलियन का अलोकेशन किया है, जिससे कि इंडो पैसिफिक रीजन में एग्रेसिवली USA जो है वो अपना रोल निभा सके। क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने अपनी जो एग्रेशन दिखाई है ना,
उसको टैकल करने के लिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 1.8 बिलियन डॉलर का अप्रूवल दिया है। पहले 400 मिलियन का तो था ही, अब और ज़्यादा एडिशनल अलोकेशन हो गया है, क्योंकि ये बातें बहुत हो रही थी बीच में कि भाई यूरोप के चक्कर में एशियन सिक्योरिटी को इग्नोर कर दिया है इसने, क्या नाम, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, पर वो चीज़ अभी करेक्ट कर ली गई है। तो देखो जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो हमने देख लिया, कुछ बच गया हो तो आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।